नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये जो है एप्लीकेशंस ऑफ वर्क मतलब क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वर्क किस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे इस टॉपिक से उनका हम डिस्कशन कर ये क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए ये जो क्वेश्चंस आप अपना देख रहे हैं इसको एक जगह और पढ़ा होगा आपने। यहाँ पे हम जो है वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी इसका जो है एग्जांपल देके इलिस्ट्रेट करके जो है सॉल्व किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें वर्क फाइंड आउट करना है। तो वर्क फाइंड आउट करने के लिए इस तरीके के अगर क्वेश्चंस हो, वर्क पूछे तो इसमें सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला यूज करना। और यही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वेक्टर आर डॉट डेल्टा वेक्टर आर। डेल्टा वेक्टर आर क्या है? पोजीशंस वेक्टर बताएगा। ये पोजीशन वेक्टर मतलब डिफरेंस इन पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो वेक्टर एफ और डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो देखो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, ए से बी तक जा रहा है तो फाइनल तो हमारा बी हो गया पोजीशंस वेक्टर और इनिशियल पोजीशंस वेक्टर ए हो गया। तो इसमें अब जो है वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लो। एफ की वैल्यू हमारी क्या है? 2i कैप प्लस सी जे कैप माइनस के कैप। क्लियर? डॉट और एफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर एफ की मतलब फाइनल पोजीशंस मतलब दैट इज आर बी। आर एफ भी लिख सकते हो इसको, आर एफ, और इसको आर आई लिख सकते हैं, है ना? तो फाइनल पोजीशंस क्या है हमारी? 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। और इनिशियल पोजीशन है आर ए, दैट इज 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है? तो यहाँ से W इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ये आपका देखो माइनस करेंगे तो ये 6 प्लस का रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो 4i कैप बचा प्लस का, माइनस का 4j कैप, ये भी माइनस है और यहाँ माइनस ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस 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 का 8j कैप प्लस 2k कैप, और ये माइनस है, माइनस प्लस 6 हो गया तो 6 और 2 8k कैप। ठीक है? अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो डॉट प्रोडक्ट्स में आपको पता होगा क्या है? आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 जे डॉट जे कैप डॉट जे कैप एंड के कैप डॉट के कैप। ये सब क्या होते हैं? 1 के इक्वल होते हैं। वेयर एज आई डॉट आई कैप डॉट जे कैप और जे कैप डॉट के कैप एंड के कैप डॉट आई कैप, ये सब जीरो होते हैं। ये वेक्टर प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ द यूनिट वेक्टर्स है। तो ये हम पे देखिए, केवल हमें ये आई कैप आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के लेना होगा। तो यहाँ से देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 8 आई कैप आई डॉट, ये 1 हो जाएगा। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कितना आ जाएगा? -24। ठीक है? और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8, दैट इज कितना हो गया? -24। और वर्क की यूनिट होती है जूल। वर्क इज इक्वल टू आ गया -24। वर्क डन बाय दिस फोर्स इन दिस केस इज नेगेटिव, है ना? यही आंसर है, यही आंसर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये नया प्रॉब्लम है। इसमें नई इस प्रॉब्लम में क्या है, वही इसमें भी फोर्स क्या दे रखा है हमें? ये दे रखा है। अब देखो पार्टिकल को कहाँ से कहाँ तक फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी। इसमें इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे, वो पोजीशंस वेक्टर नहीं दे रखा, लेकिन पोजीशंस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं जिसके द्वारा वर्क डन। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय हमें हमको जो है यूज करना है ये वाला फॉर्मूला, वर्क डन वेरिएबल फोर्सेस की वजह से। देखिए ये वेरिएबल फोर्स है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आएगा, क्योंकि एफ जो है इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड, है ना?
एफ इज द फंक्शन ऑफ जेड, तो ये वेरिएबल फोर्स आएगा। तो यहाँ से हमारा जो आएगा इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे, x1 y1 एंड z1 ओवर x2 y2 एंड z2 f डॉट dr, वेयर dr इज पोजिशंस वेक्टर, है ना। dr क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, इनिशियल लोअर लिमिट x1 y1 एंड z1 अपर लिमिट x2 y2 एंड z2। तो आप कैसे लिख लेंगे, f डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, पोजीशंस वेक्टर, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे लिखा जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग जेड एक्सिस। तो बस अब इसको आगे सॉल्व कर लो और इजी फॉर्म में लिख लो। यहाँ पे आ जाएगा x1 टू x2 f x fx dx प्लस x y1 टू y2 f by dy प्लस z1 टू z2 fz dz। देखो ये क्या क्या कर दिया, इसकी वैल्यू रख देंगे एफ एक्स की, इसको हम जो है एफ को एफ क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स एफ इज इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ बाई जे कैप एंड एफ जेड के कैप। ये वैल्यू रखने के बाद में आई डॉट आई 1 हो जाता है, आई जे डॉट जे 1 इससे पहले वाली प्रॉब्लम में जो किया था वो करने के बाद में ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपके पास में। तो इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे, इसको याद रखते हैं, रख लीजिए, क्योंकि इसी को यूज करके जो है हम इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा देखिए क्या आएगा, W इज इक्वल टू x1 1 2 3 1 2 3 और ये क्या है एफ एक्स क्या है, ये एफ एक्स है, जब आ गया 2x इंटू ये dx ठीक, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा हमारा एफ बाई क्या है, दिस इज एफ बाई, मतलब और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 टू 6 2 टू 6 2 डी वाई प्लस एफ जेड में क्या है लोअर लिमिट 3 टू 1 3 टू 1 और यहाँ पे हमारा जेड का कोऑर्डिनेट एफ जेड क्या है ये वाला डी जेड स्क्वायर डी जेड। ये आप सब जो है वेक्टर्स में हम पढ़ चुके हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में एक वेक्टर का और उसका क्रॉस प्रोडक्ट्स को। तो इसका देखो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर बाई 2 1 2 3 प्लस 2 बाहर ले लेंगे यहाँ पे, इसका y 2 2 6 प्लस 3 इसका हो जाएगा z क्यू बाई 3 और क्या 3 2 1। सॉल्व कीजिए, देखो इस 2 को तो इससे का कैंसिल आउट कर देंगे और ये 3 से चला जाएगा, तो W इज इक्वल टू आएगा हमारा 3 का स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर प्लस 2 लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ठीक। W इज इक्वल टू देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 1 प्लस 2 और इसका हो गया 8 मतलब 4 बचा 4, यहाँ पे प्लस 1 माइनस 27, देखो W इज इक्वल टू प्लस का 8 बच गया और ये भी प्लस का 8 हो गया और यहाँ पे माइनस का 26 प्लस 8 16 माइनस 26 दैट इज माइनस का 10 जूल। W इज इक्वल टू माइनस 10 जूल, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड्स का यूज करेंगे। ग्राफिकल मेथड्स में थ्योरी में मैं बता चुका हूँ, वर्क डन की थ्योरी में देखोगे वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर एफ एस ग्राफ और एफ एक्स ग्राफ। तो देखो यहाँ पे हम जो है पूछा है फाइंड द वर्क डन, तो यहाँ पे ये एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया, फिर इस क्या बन रहा है ये 6 एंड 4 रेक्टेंगल का एरिया, फिर एक ट्राइंगल का एरिया। अब देखिए यहाँ पे 3 एरिया आएंगे, ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। अब तीनों ही एरियाज के लिए फोर्स क्या है, पॉजिटिव है, और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है। तो ये वो एरिया, तीनों ही एरिया पॉजिटिव होंगे, और नेट वर्क डन इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज फिगर्स। ट्राइंगल का एरिया क्या आ गया, द बेस 6 हो गया और हाइट 4 हो गई, तो 1/2 हाइट इंटू बेस 4 इंटू 6 प्लस इसका क्या है रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू ब्रेथ, तो एल आपकी 6 हो गई, 10 माइनस 6, 6 ही बच्चा 4 हो गई है, और ये भी 4 स्क्वायर हो गया, ये एरिया ऑफ स्क्वायर 4 इंटू 4 साइड का स्क्वायर, 10 यहाँ पे है और ये 6 यहाँ पे है, तो 10 माइनस 6 कर देंगे, और ये 4 है ही। ऐसे ही इस ट्राइंगल का बेस क्या होगा, 14 माइनस 10, तो 1/2, 14 माइनस 10 का मतलब 4, और फिर ये क्या है आपका हाइट 4 है ही, तो यहाँ से आपका इसका कैंसिल आउट, और ये इससे 2 टाइम्स क्या मिला, वर्क डन इन दिस केस। इस तरीके का जब क्वेश्चन हो तो याद रखना कि हमें एरिया निकालना है, अगर एरिया पॉजिटिव्स हैं तो ऐड कर देना है, बाई चांस एक कोई एरिया नेगेटिव है तो उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ से 12 प्लस 16 प्लस 8 दैट इज 36 जूल। अब देखो अगर ये जो है नेगेटिव, इसमें से चाहे तो फोर्स में से या डिस्प्लेसमेंट्स में से किसी की भी एक की वैल्यू नेगेटिव हो जाती तो एरिया नेगेटिव आता, ठीक। तो इसका आंसर ये आ गया, ये क्वेश्चन है, ज़्यादा वर्ड टिपिकल नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए हाउ टू फाइंड आउट दी वर्क डन, है ना। तो ये मैं केवल सिंपल क्वेश्चन, ये आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं मेंस और एडवांस के पेपर्स में, केवल आपको जो है टफ कब लगता है कोई चीज, जब हमें आती नहीं है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, इसमें क्या है कि व्हेन अ रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड बाय अ distance x, it exerts a restoring force of magnitude F is equal to ax plus bx square, where a and b are constants. Find the work done in stretching। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो आपको फोर्स की नेचर देखिए, फोर्स कैसा है, पोजीशंस डिपेंडेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है, तो इट मींस ये क्या होगा, वेरिएबल फोर्स होगा। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स सिंपल सा क्या आता है हमारा, x1 टू x2 एफ डी एक्स, है ना। तो यहाँ एक ही का कंपोनेंट है ना ये, केवल एक्स ही एक्स है, इसमें वाई और जेड तो है नहीं, तो हम एक ही वो जो है इस वाले में देखिए, आपने इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, एक्स कंपोनेंट भी लिया था, वाई कंपोनेंट लिया था और जेड कंपोनेंट लिया था, लेकिन इसमें केवल हमें एक्स कंपोनेंट से ही काम चल जाएगा, क्योंकि फोर्स जो है वेरिएबल फोर्स तो है लेकिन बदल रहा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वैल्यू डाल दीजिए। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक, फाइंड द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड बाय लेंथ। अनस्ट्रेच्ड रबर का मतलब ओरिजिनल लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ से हम जो है, जैसे मान लीजिए ये रबर बैंड है आपका, तो इसकी जो है ओरिजिनल लेंथ जो थी, हमें उससे कोई मतलब नहीं यहाँ से यहाँ तक। अब इसको यहाँ पे, यहाँ ये और पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो जाएगा 0, यहाँ से एल स्ट्रेंथ जो है स्ट्रेच करना है, तो हम जो है लिमिट जो है, इनिशियल लिमिट हम क्या लेंगे, या लोअर लिमिट 0 लेंगे, और फाइनल लिमिट हमारी हो जाएगी एल। तो एफ की वैल्यू डाल देंगे ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, और देखो ये क्या आ जाएगा हमारा, ऐसे लिख लेंगे इसको 0 टू एल, ए एक्स बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है ये, बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ए और बी तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, तो देखो इसका इंटीग्रेशन आएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 टू एल, और इसका हो जाएगा बी
एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 0 टू एल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा ए एल स्क्वायर बाई 2 माइनस बी प्लस बी एल क्यूब बाई 3, क्योंकि एल की जब लिमिट 0 लेंगे, एक्स की लिमिट 0 लेंगे तो वहाँ पे 0 आएगा, वो 0 आएगा, वो मैंने टर्म लिखा नहीं यहाँ पे, तो इसको आप और भी सॉल्व करके लिख सकते हो कि यहाँ से आपने 3a ठीक प्लस 2bl ओवर एल स्क्वायर बाई 6, ये आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं अपन अपने पे। मैं समझ रहा हूँ ये एप्लीकेशंस आ रहे होंगे समझ में कि फोर्स का कैसे कैसे फॉर्मूले का यूज। देखिए इसको सॉल्व करते समय क्या है, आप दो ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो इसको, एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम से और एक जो है सिंपल फोर्स वाले कंसेप्ट से। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से मैं बता, वो इजी रहता है, मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम की क्लास में बताया था कि अगर क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कीजिए वो बहुत ज़्यादा इजी है। तो अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल with an initial velocity u. Find the work done by the gravity during the time it reaches the highest point. देखिए प्रोजेक्टाइल मोशंस हो गई है, ये एक्स वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ से इस तरीके से प्रोजेक्टेड किया जाता है, ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया। हाईएस्ट पॉइंट पर केवल इसका कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रह जाता है, ये अल्फा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे v इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलेशन नहीं होता, प्रोजेक्टाइल मोशंस में चले जाइए पूरा का पूरा, तो ये जो है v जो है हाईएस्ट पॉइंट पर किसके बराबर हो जा रहती है, ux के बराबर होती है। मतलब यहाँ पे ux होगा और ये होता है हमारा u cos थीटा, u cos थीटा, ux क्या रहेगा, u cos थीटा, और जहाँ थीटा की जगह पे अपन क्या है अल्फा यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, u cos अल्फा। अब देखिए जब यहाँ से ऑरिजिन से प्रोजेक्टेड की जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम यू स्क्वायर। जब हाईएस्ट पॉइंट पर एच पर पहुंच गई तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई यहाँ पे, तो ई फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, और वी क्या है हमारा 1/2 एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो वर्क डन बाई, और देखिए इसमें दिया है, हमें पता होना चाहिए कौन सा फोर्स लगा हुआ है, केवल और केवल दो फोर्स की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। पहला फोर्स क्या है इस क्वेश्चन में कि ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा है एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस के बारे में कोई किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं है, अब उसको हम दिमाग में नहीं घुमाएंगे। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन, नेट वर्क डन है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल, वैल्यू रख दीजिए। तो हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। देखो इसमें से हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे डब्लू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन। इसमें से आप माइनस और कॉमन ले सकते हो, क्या माइनस और कॉमन ले सकते हो, तो W इज इक्वल टू क्या आया, माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो एक टेक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने कभी 10th में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पे इसको हम जो है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अल्फा है तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो गया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, डब्ल्यू जी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस आया, माइनस तो आना ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शंस में होता है, और जब जो है पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा प्रोजेक्टाइल मोशंस में,
इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शंस में होगा। तो हाइट तो अपवर्ड डायरेक्शंस में ही है, ये देखें हाइट किस में है, अपवर्ड डायरेक्शंस में। तो इसको हम कैसे लेंगे, हाईएस्ट पॉइंट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी नेगेटिव। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या है कि एक 10 kg ब्लॉक इज पुल्ड अलोंग अ फ्रिक्शनलेस सरफेस इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। इसका मान लीजिए ये हमारा एक सर्कुलर आर्क है और इसकी रेडियस है 10 मीटर, ये 10 मीटर है और इसमें एक वो है 10 kg का block is pulled along a frictionless surface of gravity. The applied force is 20 Newton. Find the work done by applied force and the gravitational force in the displacement through an angle 60 degree. अब देखो इसको लेके ब्लॉक को यहाँ से, ये 10 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे ले आए 60 डिग्री का एंगल। कुछ सिचुएशंस में ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया और वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ये फाइंड आउट करना है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क किया है उसका हमें डिस्प्लेसमेंट जब यहाँ पे लेके आएंगे ऐसे करके इस तरीके से, तो अप्लाइड फोर्स आप इस पे ऐसे अप्लाई कर रहे होंगे, F इज इक्वल टू, है ना, 200 न्यूटन इधर लग रहा होगा। और तो यहाँ पे जब ये फोर्स आ जाता है तो फोर्स यहाँ पे भी इधर ही डायरेक्शंस में लगा होगा, अप्लाइड फोर्स 200 न्यूटन। तो आपने इस फोर्स की वजह से इसको कितना डिस्प्लेस किया है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट आपने इसकी वजह से डिस्प्लेस किया है। और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो कितना डिस्प्लेस हुआ, ये वाली हाइट, है ना। तो मैं जो है ये और ये कैलकुलेट कर लूँ और ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे पता है ये है, अगर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स आ जाएगा। तो ये पॉइंट मैंने ओ ले लिया और ये पॉइंट ले लिया मिड पॉइंट इसका ए, और दिस इज बी और दिस इज सी। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल से इसमें कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, ओ ए सी में, ओ ए सी में मुझे क्या चाहिए, ए सी चाहिए। ए सी क्या आएगी मेरी, ओ सी, ओ सी, ए सी आएगी ओ सी कॉस साइन 60, साइन 60। ये बेस हो जाएगा, ओ ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर। ओ सी क्या है, रेडियस, ओ सी व्हाट इज, ओ सी इज द रेडियस, है ना। तो रेडियस ये हो गया, यहाँ लिख लेता हूँ, ए सी इक्वल टू आ गया आर साइन 60 डिग्री और ए सी इक्वल टू आ गया क्या, आर कितना है 10 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 तो ये 5√3 आ गया। ए सी क्या आया हमारा 5√3 मीटर। वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाई एफ, फोर्स इंटू ए सी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 200 इंटू 5√3, मतलब WF आ गया मेरा 1000√3 न्यूटन। ठीक है, ये W वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स इज दिस। तो ये ऑप्शन ए हो गया आपका और ए का आंसर। बी के आंसर के लिए मुझे क्या करना होगा, ए सी कैलकुलेट करना होगा क्योंकि ये इतना ही तो जाता है ऊपर। तो और ग्रेविटेशनल पुल की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। तो ये पॉइंट मैंने जो है फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, नेगेटिव वर्क डन होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू mg इंटू ए बी कॉस थीटा।
cos 180 डिग्री हो जाएगा। तो मैं यहाँ इसका सीधा माइनस का साइन लगा देता हूँ। अब ए बी कैसे कैलकुलेट किया जाए, इस राइट एंगल ट्राइंगल से ही, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से हमारा ए सी निकला, उसी तरीके से ओ ए निकलेगा और ओ ए इज इक्वल टू आएगा आर कॉस थीटा, क्योंकि ये बेस हो जाएगा। अब देखिए ए बी पूरा क्या है, ए बी है हमारा आर, और ए बी नहीं, ओ बी, ओ बी आर है, तो ए बी क्या रहेगा, ए बी रहेगा ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी कितना, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो ए बी हमारा कितना आ गया, आर 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ डाल दूंगा वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। ये यहाँ पे पुट कर दिया मैंने वैल्यू, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल डाउनवर्ड डायरेक्शंस में और ब्लॉक इज गेटिंग डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शंस में। एम कितना है 10, जी की वैल्यू भी 10 ले लेते हैं, रेडियस भी हमारी क्या है 10 है, और ये 1 माइनस कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का ये देखिए 1000 हो गया, और इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस 1/2। तो यहाँ से वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स 500 न्यूटन आ गया माइनस का। ये आंसर हो गया, ये पी पार्ट आ गया। ठीक है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए हमें चाहिए थी ये डिस्टेंस कितना डिस्प्लेस हुआ, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स निकालने के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, और वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर, इस प्रॉब्लम को देखिए आप, इसमें क्या दे रखा है, कंडीशंस क्या है, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर इज केप्ट ऑन अ टेबल सच दैट a length of 60 centimeter hangs freely from the edges of the table. Total mass of the chain is 4 kg. What is the work done in pulling the entire chain back to the table? देखो इसको भी अपन जो है दो तरीके से कर देते हैं, एक जो है सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लेके, और दूसरा वो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स के। सेंटर ऑफ मास वाला बहुत ज़्यादा इजी है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये टेबल है, और यहाँ से ये इस तरीके से हैंग है, इसकी तरीके से ऐसे कर, अब पूरा पूरा लेंथ तो चैन का जो है 2 मीटर का है, तो 60 सेंटीमीटर ही नीचे है ना, 60 सेंटीमीटर। तो इस चैन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ेगा, इसके हाफ लेंथ पर। तो हाफ लेंथ का मतलब क्या हुआ, ये 30 सेंटीमीटर। अगर हम इसको पुल करके सेंटर ऑफ मास तक निकाल लेते हैं, तो वही उतना ही वर्क आएगा जितना हम इसको जो है पूरी एंटायर पुल करेंगे वहां तक का। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, अब देखिए इस पोर्शंस का हमें मास चाहिए, मास फाइंड आउट करने के लिए इस पोर्शंस का मास ऑफ दिस पोर्शन क्या होगा, m इज इक्वल टू लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ, मतलब 0.6 मीटर। तो लीनियर मास डेंसिटी टोटल मास ऑफ द चेन ओवर लेंथ ऑफ चेन इनटू 0.6, तो ये कितनी आ गई हमारी, बताइए, ये मास टोटल मास ऑफ चेन है 4 kg, 4, और टोटल लेंथ है 2 मीटर, 2 इंटू 0.60, यहाँ से हमारा ये आ गया, मास ऑफ दिस पार्ट ऑफ द चेन इज इक्वल टू आ गया 1.2 kg। इस 1.2 kg को हमें पुल करना है, कितना डिस्टेंस, कितना जो है हाइट तक, 0.3 मीटर सेंटीमीटर है, 0.3 मीटर तक, 0.3 मीटर तक, है ना। वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन by gravitational, what is the work done in pulling the entire chain back to the table, work done by gravitational force plus work done by external agent is equal to change in kinetic energy। तो काइनेटिक एनर्जी जब इसको हम पूरा का पूरा ले जाएंगे सेंटर ऑफ मास को, तो जीरो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल भी रेस्ट में थी,
के फाइनल माइनस के इनिशियल, मतलब रेस्ट में आ गई चेंज, तो ये चाहे काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया जीरो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल पुल। अब देखिए ग्रेविटेशनल पुल तो इधर लगेगा इसके मास पर, सेंटर पर, लेकिन हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन। ये माइनस का एम जी एच, और एच हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा। तो देखिए ये आ गया हमारा डब्ल्यू ए इज इक्वल टू कितना रहा बताइए, प्लस का हो गया, ये एम कितना आया था हमारा 1.2 इंटू जी 10, और ये 0.3, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 3.6 जूल। ये आंसर आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या कह रहा है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, कुछ कंसेप्ट अलग हटके है इसमें। तो फाइंड द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी ऑफ मास 20 kg एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी टू द हाइट ऑफ 8 मीटर इन अ वाटर। तो देखिए पहले तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में चलते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी with respect to density of water is called its specific gravity। तो ये 3.2 है, क्लियर, 3.2 है। तो इसका मतलब क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 3.2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये आ गया इसका कॉस, है ना। अब पूछा क्या है, वाटर में है बॉडी। अब देखो ये जो है एक पिक्चराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे ये बॉडी है वाटर के अंदर, और इसको हमें वाटर भरा हुआ है, ठीक, इस तरीके से। और इस वाटर में ये एक कोई बॉडी है। तो पहली बात तो देखिए इस पर क्या क्या फोर्स फोर्स कितने लगे हुए होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एम जी, अगर इसका मास एम है। और बॉयंस फोर्स लगा हुआ होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, बॉयंस फोर्स बिकॉज ऑफ वाटर, है ना। और इसको हमें जो है फोर्स एफ लगा के कितना हाइट तक लेके जाना है, एच हाइट तक लेके जाना है। तो यहाँ पे भी मैं वर्क एनर्जी थ्योरम का ही कंसेप्ट यूज करूंगा कि हाइट 8 पे लेके चले जाएंगे तो वहां पे भी ये रेस्ट में ही आ जाएगा। तो उस सिचुएशंस में वर्क डन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट वर्क डन डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, इनिशियली भी रेस्ट में था और फाइनली भी रेस्ट में आ जाएगा। नेट वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय बॉयंस फोर्स, बॉयंस फोर्स एफ बी इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स यही कैलकुलेट करना है हमें। तो अप्लाइड फोर्स के बारे में भी नहीं दे रखा कितना है। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इधर है, लेकिन हमें कहाँ तक लेगा, हाइट 8 तक लेके जाना है। तो हाइट का इधर हो गया, हाइट एच ऊपर डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऊपर अपर डायरेक्शंस में, और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शंस। तो इस सिचुएशंस में ये वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, प्लस वर्क डन बाय बॉयंस फोर्स। तो वर्क डन बाय बॉयंस फोर्स, बॉयंट फोर्स भी अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही लगा हुआ है। बॉयंस फोर्स क्या होगा, बॉयंस फोर्स होता है मास ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड या वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड इनटू, और हाइट कितनी तक लेके जाना है, 8 तक ही लेके जाना है। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड का मतलब है मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, लिक्विड इनटू जी, है ना। और कितनी हाइट तक, एच तक, इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ से वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स क्या हुआ, प्लस एम को हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वी, मतलब डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसकी डेंसिटी रो, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड की एल ले ली है, और वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट्स इन जी -8।
प्लस यहाँ पे क्या है, मास ऑफ लिक्विड का मतलब है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट इन द लिक्विड, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना, एंड जी इंटू 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यह क्या रहा, डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू हो गया, ये तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ रो वी जी 8 माइनस का रो एल वी जी। अब देखो इसमें से आप क्या कॉमन ले लोगे, रो वी जी कॉमन ले लीजिए और इंटू 8 8 रो वी जी कॉमन ले लिया, इसलिए बचा मेरा रो माइनस रो एल। और रो आपने अब पहले ही कैलकुलेट कर लिया था क्वेश्चंस की कंडीशन से, तो यहाँ से वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स क्या रहा, 8 वी वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड इनटू जी, वॉल्यूम को मास पर यूनिट वॉल्यूम लिख देंगे, तो इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ। तो लिख लीजिए इसमें वाटर है, या वाटर और लिक्विड एक ही बात है, लिक्विड कर लीजिए वी जी। इसमें क्या लिया 3.2 रो लिक्विड माइनस रो लिक्विड, लिक्विड यहाँ पे हमारा वाटर है, तो अब इसमें से रो लिक्विड भी कॉमन ले लेंगे अपन। तो डब्ल्यू एफ जो आ जाएगा हमारा 8 वी जी। अब देखो यहाँ से आपका रो और कॉमन ले लिया आपने, रो को और कॉमन ले लेंगे, रो एल को डेंसिटी ऑफ वाटर है ना, इनटू क्या रहा ये 3.2 माइनस 1, तो 8 रो और वी एल डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ये मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। तो इसको अपन जो है सीधा का सीधा लिख देंगे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, इनटू ये हो जाएगा हमारा जी और ये 1.2.2। तो डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू क्या आ गया 8 इंटू 20 इंटू 10 टू 1.2, इसका मल्टीप्लाई कर दें आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 8 टू जा देखिए 1.2 है, 12 हो गया, 12 टू जा 24, 24 का मतलब हो गया 8 टू 4 जा 32 और 192 जूल के लगभग आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A block of mass m is lowered with the help of a rope of negligible mass through a distance d with an acceleration of g/3. Find the work done by the rope. देखिए इसमें वर्क डन क्या है, इसमें कंडीशंस कैसे दे रखी है कि ये हमारी सपोज करके चलो रॉप है और यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m है, तो ये रॉप है, इसमें टेंशन रहेगा और इसको हमने कितने एक्सीलरेशन से लोअर कर रहे हैं, g/3 से नीचे को गिरा रहे हैं। इसका वेट है या ग्रेविटेशनल पुल है डाउनवर्ड डायरेक्शंस में करेगा, तो इसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम है, तो इक्वेशन ऑफ मोशंस बनाए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से, तो ये क्या आएगा mg/3 इज इक्वल टू mg माइनस टी आएगा। क्लियर, तो यहाँ से हमारा t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा mg माइनस mg/3। तो t जनाब क्या रहा हमारा 2mg/3 आ गया। ये हो गया टेंशन। ठीक, टेंशन तो अपर डायरेक्शंस में फाइंड द वर्क डन बाय द रॉप ऑन द ब्लॉक, और इसको लेके जा रहे हैं डी डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड और टेंशन है अपवर्ड, तो वर्क डन बाय रॉप, वर्क डन बाय द रॉप क्या रहा, वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना आ रहा है हमारा, टेंशन इन द रॉप 2mg/3 इंटू डी कॉस 180, दोनों में एंगल वो है, तो ये आ जाएगा वर्क डन बाय रॉप इज इक्वल टू माइनस का 2mg/3। क्लियर, ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, if a system son is released from rest, find the net work done by the by tension in the first 1 second. चलो पहले तो अब देखिए इसमें हम देखते हैं कि एक्सलेशंस, ये एटवुड मशीन है, इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस में एक्सलेशंस फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है एटवुड मशीन का, ये भी ए एक्सलेशन से नीचे जा रहा होगा और ये एक्सीलरेशन से ऊपर आ रहा होगा। इसमें टेंशन टी है, इसमें भी टेंशन टी ही होगा। और इसको मैं एक बार देखते हैं, नेट फोर्स ओवर नेट मास होता है सिस्टम का। नेट फोर्स देखिए ये तो 3g डाउनवर्ड डायरेक्शंस में और इसको भी ये 2g डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। अगर हम इसको ले लें, इसको ऐसे सीधा खींचते जाएं तो ये आपको ऊपर से लगेगा, तो यहाँ से आपको लगेगा नेट फोर्स आ जाएगा 3g माइनस 2g ओवर नेट मास। नेट मास मतलब क्या रहा, 2 + 3 मतलब g/5 मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन क्या होता है हमारा, 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। अगर ये आपको नहीं पता है तो ये फोर्स वाले चैप्टर्स में वो उसमें देख लेना, है आपका फोर्स वाले में, मैं जो है वीडियो में देखेंगे आप हमारे में, तो उसमें मिल जाएगा इस तरीके से हाउ टू फाइंड द एक्सीलरेशन एंड टेंशन इन सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स में, उसमें डिटेल में बता रखा है। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, टेंशन 2 × 2 × 3/5 × 10, ये इससे कितने बार 2 टाइम्स, इसका देखना कितना हो गया ये 4 3 जा 12 12 24 न्यूटन। अब देखिए 1 सेकंड में ये कितना नीचे जाएगी, तो वो फाइंड आउट करने के लिए सपोज करके चलो हम उससे निकाल लेंगे x = ut प्लस हाफ at²। तो x u तो इनिशियल है, वेलोसिटी 0 1 प्लस हाफ a 2 मीटर स्क्वायर और t 1 सेकेंड। तो यहाँ से x = आ गया हमारा 1 मीटर। मतलब ब्लॉक बी तो 1 मीटर नीचे चला जाएगा 1 सेकंड में और ब्लॉक ए 1 मीटर ऊपर चला जाएगा 1 सेकंड में। तो वर्क डन ऑन ब्लॉक बी क्या रहेगा, टी बी इंटू एक्स बी, है ना। तो अब देखो ये यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा, टी भी ऊपर को है और यहाँ पे एक्स भी उसमें है, डाउनवर्ड को जा रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया। इसका मतलब हो गया ये 24 माइनस का जूल। ऐसे ही वर्क डन ऑन वर्क डन ऑन ब्लॉक ए बाय टेंशन, तो ये देखिए प्लस का हो जाएगा, तो टी ए इंटू एक्स ए, टी ए 24 और एक्स ए इंटू 1, तो ये ए पर आ गया। WA = 24 न्यूटन। नेट वर्क डन W = WA plus WB, that is the 0। इन दिस केस नेट वर्क डन हमारा क्या आएगा, 0 जूल आएगा। थैंक यू। ये थे आपके प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द वर्क, और जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। एक बार और एक जो है इसमें आएगा वर्क वर्क पर ही, वो जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस पहले आप देख लीजिए, इसका कंसेप्ट बिल्डअप कीजिए ना। थैंक्स वंस अगेन।